चैप्टर 5 ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं शुद्धिकरण पार्ट 2। मीर कासिम की अंग्रेजों के साथ संधि। मीर कासिम अली वर्दी खां के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य था तथा अंग्रेजों की चाल भली भांति समझता था। मीर कासिम द्वारा उठाए गए कदम अपनी पसंद के अधिकारियों के साथ उसने नौकरशाही का पुनर्गठन किया और सेना के कौशल तथा क्षमता को बढ़ाने के लिए उसमें सुधार भी किया। कलकत्ता में स्थित कंपनी से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। उसने व्यापार में कंपनी द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं के विरुद्ध कदम उठाने शुरू किए। उसने शाही फरमान के वैयक्तिक उपयोग पर कड़ी आपत्ति की। 1762 के अंत में मुंगेर में अंग्रेज प्रतिनिधि वेंसिटार्ड ने मीर कासिम से संधि की। इसमें अंग्रेजों से ली जाने वाली चुंगी की राशि 9% रखी गई, लेकिन कलकत्ता की काउंसिल ने इस संधि को अस्वीकार कर दिया। ये मुक्त व्यापार को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। मीर कासिम जब इस बात से अवगत हुआ तब उसने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त व्यापार करने की आज्ञा दे दी। अंग्रेजों ने मीर कासिम के इस कदम को अपने लिए अपमानजनक माना। 9 जुलाई 1763 को बर्दवान के निकट कठुआ में, 2 अगस्त 1763 को मुर्शिदाबाद जिले के गिरिया में तथा 4-5 सितंबर 1763 को राजकमल के निकट उद्दौलना में अंग्रेजों के हाथों पराजित होने के बाद मीर कासिम मुंगेर की तरफ और तदुपरांत पटना की ओर भागा। मीर कासिम अंग्रेजों से बंगाल को हासिल करने के विचार से अवध की ओर भागा और अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ एक संधि की। बक्सर का युद्ध। अवध आकर मीर कासिम ने वहां के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शहंशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक गठजोड़ बनाया। शीघ्र ही सख्त परीक्षण भी हो गया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने अपनी रणकौशल का परिचय दिया। दक्षिण में फ्रेंच सेना के विरुद्ध उनके अभियानों के अनुभव काम किए। वांडीवास में 1760 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को करारी मात दी थी। मीर कासिम का गठजोड़ बुरी तरह पराजित हुआ। इस युद्ध में उत्तर भारत की प्रत्येक संभावना को अंग्रेजों ने कुचल दिया और मुगल शक्ति की बची हुई साख भी धूल में मिल गई। युद्ध के बाद 1765 में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बना। उसने बक्सर युद्ध के समझौते के मसौदे तैयार किए और मुगल शहंशाह से बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। परंतु क्लाइव के आने से पहले मीर जाफर की मृत्यु हो चुकी थी, फरवरी 1765 में, और उसके बेटे नजीम उद दौला को अंग्रेजों ने नवाब की गद्दी पर बैठाकर उसके साथ संधि कर ली। नवाब की सेना प्रायः भंग ही कर दी गई थी और बंगाल में एक नायब सूबेदार का प्रावधान किया गया, जिसकी नियुक्ति कंपनी द्वारा होनी थी। मोहम्मद रजा खां बंगाल का पहला और अंतिम नायब सूबेदार बना। बक्सर युद्ध का महत्व। बक्सर की लड़ाई के माध्यम से अंग्रेजों ने बंगाल पर पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। वास्तव में हस्तांतरण की इस प्रक्रिया का प्रारंभ प्लासी की लड़ाई से हुआ था और इसकी चरम परिणति बक्सर के युद्ध में हुई। बक्सर की लड़ाई ने बंगाल के नवाब के भाग्य के सूर्य को अस्त कर दिया और बंगाल में अंग्रेजों का एक शासक शक्ति के रूप में उदय हुआ। मीर कासिम ने बादशाह शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध सफलतापूर्वक एवं एक गठजोड़ किया, जो अंग्रेजों के सम्मुख असफल रहा। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत ने ब्रिटिश शक्ति की सर्वोच्चता को सिद्ध कर दिया और उसके विश्वास को और अधिक सशक्त किया। यह विजय केवल अकेले मीर कासिम के विरुद्ध न थी, अपितु मुगल बादशाह और अवध के नवाब के विरुद्ध भी थी। इस विजय ने भारत में अंग्रेजों के शासन की स्थापना का मार्ग दृढ़ कर दिया। इस प्रकार प्रारंभिक स्तर पर अंग्रेजों की रुचि बंगाल के संसाधनों और बंगाल की व्यापारिक क्षमताओं का उपयोग करके एशिया के व्यापार पर अपनी इजारेदारी कायम करने में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके अधिकारियों की बढ़ती व्यापारिक रुचि के कारण नवाबों के साथ संघर्ष ने जन्म लिया। बंगाल की राजनीति में अंतर्निहित कमजोरी ने अंग्रेजों को नवाब के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त करने में बड़ी मदद की। विभिन्न गुटों के शासकों के बीच अलगाव ने बाह्य शक्तियों का व्यवस्था तोड़ने हेतु प्रेरित किया। इलाहाबाद की संधि। बंगाल के गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों को बंगाल में सर्वोच्च राजनैतिक शक्ति बनाने में जुट गया। उसने अगस्त 1765 में 2 संधियां, एक मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ और दूसरी अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद में की। नवाब और अंग्रेजों के बीच हुई संधि के अंतर्गत वे इलाहाबाद का एवं कारा शाह आलम द्वितीय को देने, युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपए देने
बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को उसकी जागीर का पूर्ण अधिकार देने और जरूरत के समय कंपनी को सैन्य सहायता देने पर सहमत हुए। बदले में नवाब के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया गया। कंपनी उसकी सीमाओं की रक्षा करने हेतु सैनिक मदद देने पर भी राजी हुई। शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच संधि के अंतर्गत निम्न निर्णय लिए गए। शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में आ गया। नवाब द्वारा दिए हुए इलाहाबाद और कारा मुगल शासक को सौंप दिए गए। बादशाह ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई। इसके लिए कंपनी द्वारा बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए का भुगतान करना निर्धारित किया गया। अंग्रेजों को दीवानी के अधिकार और बंगाल के राजस्व या वित्तीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। मुगल शासक उपरलिखित प्रांतों में निजामत प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देने पर सहमत हुआ। क्लाइव अवध को कंपनी शासन में सम्मिलित नहीं करना चाहता था, क्योंकि इससे कंपनी को अफगान से लगी व्यापक भू-सीमा तथा मराठों के आक्रमण से अवध की रक्षा करने का दायित्व लेना पड़ता। इस संधि ने नवाब को कंपनी का घनिष्ठ मित्र बना दिया और अवध को एक बफर मध्यवर्ती राज्य में तब्दील कर दिया। इसी प्रकार शाह आलम द्वितीय के साथ क्लाइव के समझौते व्यवहारिक रणनीति से प्रेरित थे। इसके शासक को कंपनी के लिए एक उपयोगी रबड़ स्टाम्प बना दिया। उसके अतिरिक्त शासक के फरमान ने बंगाल में कंपनी की राजनीतिक उपलब्धियों को वैधता प्रदान की। मीर कासिम बंगाल का अप्रदस्त नवाब ने अपना शेष जीवन अत्यधिक सुख और बेघर के रूप में व्यतीत किया और जून 1777 में उसकी मृत्यु हो गई। प्लासी एवं बक्सर के युद्ध का महत्व। अंग्रेजों ने प्लासी 1757 और बक्सर 1765 दोनों युद्धों में निर्णायक विजय प्राप्त कर बंगाल में अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित की। कुल मिलाकर अंग्रेजों के लिए इन दोनों लड़ाइयों में विजय के अतिरिक्त अपने कुछ निश्चित हित भी शामिल थे। बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 72। बंगाल के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की, जिसमें दीवानी राजस्व वसूलने और निजामत कार्य, पुलिस एवं न्यायिक कार्य दोनों कंपनी के नियंत्रण में आ गए। कंपनी ने दीवान के रूप में दीवानी अधिकारों का और डिप्टी सूबेदार को नियुक्त करके निजामत अधिकारों का प्रयोग किया। कंपनी ने मुगल शासक से दीवानी कार्य और निजामत कार्य बंगाल के सूबेदार से प्राप्त किए। इसे द्वैत शासन इसलिए कहा गया क्योंकि प्रशासनिक दायित्व तो बंगाल के नवाब पर था, जबकि राजस्व वसूली का दायित्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर। प्रशासन की रीढ़ अर्थ या वित्त होता है, किंतु 1765 के अगस्त महीने में स्थापित द्वैत शासन व्यवस्था के अनुसार वित्त अर्थात कर वसूली का अधिकार कंपनी को मिला, जबकि प्रशासन नवाब के हाथों में बने रहने दिया गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि नवाब और कंपनी दोनों की अलग अलग स्वतंत्र सत्ता थी। दीवानी का अधिकार प्राप्त हो जाने से कंपनी की स्थिति में आमूल परिवर्तन हो गया। दीवानी का कार्य मालगुजारी के साथ साथ आंशिक स्तर पर न्याय करना भी था। रॉबर्ट क्लाइव ने दीवानी का भार बंगाल में मोहम्मद रजा खां तथा बिहार में रजा सिताब राय नामक 2 भारतीय अधिकारियों को सौंपा। प्रमुख दीवानी कार्यालय मुर्शिदाबाद और पटना में स्थापित किए गए। शासन, प्रबंध और फौजदारी के मामलों को सुलझाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को 53 लाख रुपए वार्षिक देना निश्चय किया। उस समय बंगाल का नवाब अल्पवयस्क था, इसलिए मोहम्मद रजा खां को नायब सूबेदार की संपूर्ण शक्ति सौंप दी गई और नवाब नाम मात्र का शासक रह गया। इस तरह कंपनी ने प्रशासन पर भी अपना प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर लिया। द्वैत शासन के दोष। रॉबर्ट क्लाइव एक कुशल सेनापति के साथ साथ अच्छा प्रशासक और सफल कूटनीतिक भी था। उसने द्वैत शासन की स्थापना कर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी शक्ति को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इस शासन व्यवस्था से कंपनी की आय में 30 लाख पाउंड की वृद्धि हुई, किंतु इस व्यवस्था के लागू होने के कुछ दिनों बाद ही उसमें अनेक प्रकार के दोष समाहित होने लगे। व्यवहारिक दृष्टि से द्वैत शासन का प्रबंध पूर्ण रूप से असफल रहा तथा इसके परिणाम बुरे निकले। एक ओर नवाब प्रशासन का पूरा दायित्व उठाने में असमर्थ था, क्योंकि एक तो वह आर्थिक दृष्टि से कमजोर था और दूसरा उस पर कंपनी का नियंत्रण था, जबकि दूसरी ओर अंग्रेजी कंपनी के हाथों में शक्ति थी, तो उसके पास प्रशासन का कोई दायित्व नहीं था। कंपनी ने अधिक से अधिक धन को उगाही को ही अपना लक्ष्य निर्धारित किया। प्रशासन ठीक चल रहा है या नहीं, इस बात की ओर ध्यान देने वाला कोई भी नहीं था। प्रशासन के प्रति नवाब और कंपनी की इस उपेक्षा का शिकार जनता को होना पड़ा। नवाब की शक्ति सीमित होने के कारण कंपनी के अधिकारी नवाब की आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगे। राजस्व वसूली के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त जमींदारी ने कृषकों का अमानवीय शोषण आरंभ कर दिया, जिससे जनसाधारण की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई तथा व्यापार की स्थिति भी बदतर
हो गई। कंपनी के अधिकारियों द्वारा किए गए अत्याचारों का नकारात्मक प्रभाव बंगाल के उद्योग धंधों पर भी पड़ा। यहाँ का कुटीर उद्योग धीरे धीरे बंद हो गया और शिल्पियों ने यहाँ या तो अन्य व्यवसाय करना अपना लिया अथवा बेरोजगारी का जीवन जीने के लिए बाध्य हो गए। द्वैत शासन का अंत। क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन प्रबंध की स्थापना को इसलिए महत्व दिया था क्योंकि उस समय बंगाल जैसे विशाल प्रांत का संपूर्ण शासन प्रबंध अपने हाथों में लेने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त अधिकारी नहीं थे। क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत शासन को 1772 में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। द्वैत शासन की समाप्ति का आधार हेस्टिंग ने इस व्यवस्था के दोषों का निराकरण को बताया। उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नायब दीवान मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदमुक्त कर दिया तथा शासन का संपूर्ण दायित्व अपने हाथों में ले लिया। हेस्टिंग ने मुर्शिदाबाद और पटना के राजस्व बोर्ड को समाप्त कर कलकत्ता में एक राजस्व परिषद की स्थापना की। देसी समाहर्ताओं अर्थात कलेक्टर्स के स्थान पर अंग्रेजी समाहर्ताओं की नियुक्ति की गई। हेस्टिंग ने बंगाल के नवाब को शासन कार्य से पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया तथा उसके लिए 16 लाख रुपए वार्षिक की पेंशन निश्चित कर दी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया तथा भारत की तत्कालीन सभी प्रेसिडेंसीज रियासतों का शासन भार उसके हाथों में सौंप दिया गया। 1773 में वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। इस तरह से बंगाल भारत में ब्रिटिश राजनीति का केंद्र बन गया और कंपनी ने यहीं से अपने साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया शुरू की। कंपनी के विरुद्ध मैसूर का प्रतिरोध। वाडेयार या मैसूर वंश। तालिकोटा ने प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात उसके अवशेष पर जितने राज्यों का उदय हुआ उसमें मैसूर भी एक था। इस पर वाडेयार वंश का शासन स्थापित हुआ। इस वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज वाडेयार द्वितीय था, जिसका शासनकाल 1734 से 1766 तक था। इसके शासनकाल में वास्तविक सत्ता तो दो मंत्री भाइयों देवराज एवं नंदराज के हाथों में केंद्रित थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर राज उल्लेखनीय शक्ति के रूप में उदित हुआ। मालाबार तट के समृद्ध व्यापार पर प्रवासियों हैदर अली और टीपू सुल्तान के नियंत्रण के कारण अंग्रेजों को दक्षिण भारत में अपने राजनीतिक एवं व्यापारिक हितों पर खतरा महसूस हुआ। मद्रास पर अंग्रेजों के नियंत्रण के लिए भी मैसूर की शक्ति को खतरे के रूप में देखा गया। हैदर अली का उदय। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में नंदराज सर्वाधिकारी और देवराज दुलवाई बंधुओं ने चिल्का कृष्णराज वाडेयार को एक कठपुतली बनाकर रख दिया। नंदराज ने 1749 में हैदर अली को उसके आधिकारिक सैनिक जीवन की शुरुआत का अवसर दिया। 1755 में नंदराज ने हैदर अली को डिंडीगुल अभी तमिलनाडु में के फौजदार पद पर नियुक्त कर दिया। इस बीच मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई थी। जब यह अनिश्चितता अनियंत्रित हो गई और मराठों के आक्रमण का खतरा बढ़ गया, तब 1758 में हैदर अली ने डिंडीगुल से श्रीरंगपट्टनम आकर हस्तक्षेप किया और नंदराज देवराज को राजनीति से संन्यास लेने पर बाध्य कर दिया। 1761 तक मैसूर राज्य की सारी शक्तियां हैदर अली के हाथों में आ गई। हैदर अली ने महसूस किया कि अत्यधिक तेजी से बढ़ते मराठों को केवल द्रुतगामी घुड़सवार सेना से रोका जा सकता है। फ्रांसीसियों द्वारा प्रशिक्षित निजामी सेना की तोपों को प्रभावी तोपखाना से शांत कराया जा सकता है। हैदर अली ने डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की मदद से हथियारों का एक कारखाना स्थापित किया और अपनी सेना के लिए प्रशिक्षण की पश्चिमी शैली की शुरुआत की। उसने अपने विरोधियों को बाहर खदेड़ने के लिए अपने महत्वपूर्ण कूटनीतिक कौशल का प्रयोग करना भी शुरू किया। अपने श्रेष्ठ सैन्य कौशल से उसने डोट, बल्लापुर, सेरा, बदनूर और होसकोट को 1761-63 में हथिया लिया और परेशानी का सबब बने दक्षिण भारत के पोलीगर को झुका दिया। पानीपत की अपनी हार से उभरने के बाद मराठों ने माधवराव के नेतृत्व में मैसूर पर हमला किया और 1764, 1766 तथा 1771 में हैदर अली को परास्त किया। शांति संधि के बदले हैदर अली को मराठाओं को एक बड़ी धनराशि देनी पड़ी, लेकिन 1772 में माधवराव की मृत्यु के पश्चात हैदर अली ने मराठों पर कई बार छापेमारी की और 1774 से 76 के दौरान नए क्षेत्रों को अधिकार के साथ गंवा चुके पुराने क्षेत्रों को भी पुनः प्राप्त कर लिया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। पृष्ठभूमि। बंगाल में अपनी सुगम सफलता के पश्चात स्वाभाविक रूप से अंग्रेज अपनी सैन्य शक्ति को लेकर
थोड़ा अस्वस्थ हो गए और आसपास के क्षेत्रों में विस्तार करना शुरू कर दिया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था। उन्होंने हैदराबाद के निजाम 1766 के साथ संधि की और उसे अंग्रेजों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र देने के लिए मनाया, जिसके बदले में उन्होंने उसे हैदर अली से सुरक्षा प्रदान करने का वचन दिया। गठबंधन में परिवर्तन 1766 में हैदर अली मराठाओं के आक्रमण का सामना कर रहा था। उसी समय अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम को सामरिक सहायता दी और उसे मैसूर पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। हैदर अली को अंग्रेजों के इस दुर्भावनापूर्ण रवैये पर बहुत क्रोध आया और उसने अब पहले अंग्रेजों को ही पाठ पढ़ाने का निश्चय किया। हैदर अली ने मराठों से संधि कर ली और महफूज खां की सहायता से निजाम के साथ भी संधि कर ली। युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों के मित्र राज्य कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने हैदर अली एवं निजाम को सितंबर 1767 में संगम एवं तिरुवंतुमलाई नामक स्थानों पर पराजित कर दिया। अवसरवादी निजाम ने फिर से पाला बदला और फरवरी 1768 में अंग्रेजों से संधि कर ली। हैदर अली ने इस धोखे का सही जवाब देते हुए एक बार फिर से अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। उसने मंगलौर में बम्बई से आई प्रशिक्षित अंग्रेज सैनिक टुकड़ी को बुरी तरह हराया और 1769 के आते आते अंग्रेजों को मद्रास तक धकेल दिया। अस्तित्व का संकट देखते हुए अप्रैल 1769 में अंग्रेजों ने हैदर अली की शर्तें पर मद्रास की संधि कर ली। इस संधि में अन्य शर्तों के अतिरिक्त यह व्यवस्था भी थी कि अंग्रेज हैदर अली के युद्ध का खर्च एवं जुर्माना देंगे, परंतु यह युद्ध संधि वास्तव में एक विराम संधि ही थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। पृष्ठभूमि 1771 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। मद्रास की संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों को हैदर अली की सहायता करनी चाहिए थी, परंतु उन्होंने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। उधर मराठा एवं निजाम बम्बई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। हैदर अली ने भी अंग्रेजों के विश्वासघात को देखते हुए मराठों एवं निजाम के साथ त्रिगुट संधि कर ली। अंग्रेजों ने आगे और भी गैर जिम्मेदाराना रुख अख्तियार करते हुए हैदर अली के राज क्षेत्र में स्थित माहे में फ्रांसीसियों की बस्ती पर आक्रमण कर मार्च 1773 में उस पर अधिकार कर लिया। यह स्पष्ट रूप से हैदर अली की प्रभुसत्ता को चुनौती थी। युद्ध जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और यहीं से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आरंभ हो गया। हैदर ने अंग्रेज जनरल वेली को कर्नाटक के मैदान में बुरी तरह परास्त किया और अक्टूबर 1780 में अर्काट पर अधिकार कर लिया। जब अंग्रेज एक बार फिर से एक शर्मनाक हार की कगार पर थे तो अंग्रेज गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने कूटनीतिक चाल चली। उसने निजाम को गुंटूर देकर हैदर अली से अलग कर दिया और सिंधिया भोसले को भी अपने साथ मिला लिया। 1780 में नए अंग्रेज जनरल आयरकूट ने पोर्टो नोवो, पॉलीलूर, सोलिंगलूर में अकेले पड़ चुके हैदर अली को कई बार परास्त किया, परंतु हैदर अली ने एक बार फिर अपना उत्साह दिखाया और सितंबर 1782 में आयरकूट को हरा दिया। मंगलौर की संधि 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने उसके बाद युद्ध जारी रखा, परंतु अब न तो अंग्रेज युद्ध जारी रख पाने की स्थिति में थे और न ही टीपू अंग्रेजों को करारी मात देने की स्थिति में था। ऐसे में मार्च 1784 में दोनों पक्षों ने मंगलौर की संधि कर ली, जिसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के भूभागों को लौटा देने पर सहमति व्यक्त की। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। पृष्ठभूमि यह युद्ध भी अंग्रेजों की छलपूर्ण नीति का ही परिणाम था। 1788 में कंपनी ने हैदराबाद के निजाम को फिर से टीपू के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार होने के संबंध में पत्र लिखा। टीपू ने इसे संधि के उल्लंघन के रूप में लिया और 1789 में त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। त्रावणकोर का राजा अंग्रेजों का मित्र था। टीपू ने इस आक्रमण को आधार बनाकर अंग्रेजों ने मराठों एवं निजाम से संधि कर ली। युद्ध तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 3 चरणों में हुआ। पहले चरण में अंग्रेजों का सेनापति जनरल मीडो था। टीपू सुल्तान की मजबूत सामरिक स्थिति के कारण मीडो को कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं हुई। ऐसे में दूसरा चरण दिसंबर 1790 में शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व कॉर्नवालिस ने स्वयं किया। मार्च 1791 तक उसने वेल्लोर और अंबूर पर अधिकार कर लिया था। फिर वह टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम के पास भी आ गया, पर वहां वर्षा ऋतु के आ जाने से वह अभियान को जारी नहीं रख सका और उसे मंगलौर की ओर वापस आना पड़ा। 1791 को गर्मियों में टीपू ने कोयम्बटूर पर अधिकार करते हुए फिर से युद्ध की शुरुआत कर दी।
तीसरे चरण में कॉर्नवालिस की सहायता करने के लिए मिडो, स्टुअर्ट, मैक्सवेल और हंटर जैसे अंग्रेज सैनिक अधिकारी भी आ गए थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि। टीपू ने बहादुरी से युद्ध किया, पर अंग्रेजों की सामरिक स्थिति मजबूत होने के कारण उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा और मार्च 1792 में उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस अपमानजनक संधि के अंतर्गत टीपू सुल्तान को अपने राज्य का लगभग आधा हिस्सा अंग्रेजों, मराठों एवं निजाम को देना पड़ा। अंग्रेजों को युद्ध के हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए देने पड़े और अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में भी रखना पड़ा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, मार्च 1799 मई 1799 तक। पृष्ठभूमि। श्रीरंगपट्टनम संधि की अपमानजनक शर्तें टीपू सुल्तान जैसे स्वाभिमानी शासक अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। भारतीय राज्यों से उसे किसी प्रकार के सहयोग की आशा नहीं थी। अस्तु अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए उसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किया। उसने भारत में तो फ्रांसीसी कंपनी से संपर्क किया ही, नेपोलियन से भी उसने अपने पत्र व्यवहार किया। उसने अरब, कुस्तुनतुनिया, अफगानिस्तान और मॉरिशस के शासकों से भी पत्र व्यवहार किया था। टीपू ने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और फ्रांसीसी पद्धति पर उसे प्रशिक्षित किया। युद्ध। अंग्रेजों ने मराठों एवं निजाम से इस शर्त पर संधि कर ली कि युद्ध से प्राप्त लाभ का तीनों के बीच बराबर बंटवारा किया जाएगा। इस पर अंग्रेजों के मुख्य सेनापति थे आर्थर वेलेजली, हैरिस और स्टुअर्ट। 2 घमासान युद्धों में टीपू सुल्तान पराजित हुआ और उसने श्रीरंगपट्टनम के किले में शरण ले ली। अंग्रेजों ने इस दुर्ग पर लगभग 15 दिन तक घेरा डालने के बाद 4 मई 1799 को इस पर कब्जा कर लिया। टीपू बहादुरी से दुर्ग की रक्षा करता हुआ मारा गया। टीपू सुल्तान के पश्चात मैसूर। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप मैसूर राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने मैसूर के इस्लामिक राज्य का अंत कर दिया और टीपू के परिवार के सदस्यों को पेंशनियाता बनाकर वेल्लोर भेज दिया। मैसूर को अंग्रेजों तथा निजाम के आपस में बांट दिया। अंग्रेजों को कोयम्बटूर, कनारा और श्रीरंगपट्टनम के कुछ भाग प्राप्त हुए। निजाम को गूटी, गुर्रमकोंडा और चित्तल दुर्ग के कुछ भाग प्राप्त हुए। मराठों के लिए सुंदा हरपोलेली का प्रस्ताव रखा गया, परंतु उसकी अस्वीकृति के बाद इन जिलों को भी अंग्रेज और निजाम के आपस में बांट दिया। मैसूर राज्य के शेष भाग को हिंदू राजकुमार कृष्णराव के अधीन कर दिया गया और उसके साथ सहायक संधि कर ली गई। मैसूर के विरुद्ध सफलता के लिए ही वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि मिली। इस युद्ध के बाद मैसूर पर फ्रांसीसी प्रभाव का भी अंत हो गया। सर्वोच्चता हेतु आंग्ल मराठा संघर्ष। इसके आगे हम लोग 3rd पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।